है। ईरान और इजरायल की लड़ाई में अमेरिका की एंट्री अब हो गई है। अमेरिका की ईरान को जंग ना करने की धमकी भी साफ तौर पर सामने आ रही है और अमेरिका ये कोशिश कर रहा है बाकी देशों से भी बात करके। चीन और सऊदी अरब खासतौर पर इन देशों से कहा गया है कि ईरान को हमला करने से रोकें। और साथ ही साथ अमेरिका कह रहा है कि हम हर कीमत पर इजरायल की रक्षा के लिए तैयार हैं और रक्षा करेंगे। मिडिल ईस्ट में और फौज भेजेगा अमेरिका। और इधर इजरायल की भी अपनी तैयारी है। इजरायल की तरफ से जो जीपीएस है उसे बंद किया गया है। जीपीएस तब बंद किया जाता है जब कोई गाइडेड मिसाइल होती हैं, उन्हें रोकने के लिए, इस तरह के हमलों को रोकने के लिए ही जीपीएस नेविगेशन सिस्टम को बंद किया जाता है। साथ ही साथ जो सैनिक हैं उनकी छुट्टियों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। साथ ही साथ एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा गया है और कई शहर ऐसे हैं जहां एंटी बॉम्ब शेल्टर शुरू कर दिए गए हैं। ये लोगों की रक्षा के लिए लगातार हो रहा है। प्रफुल्ल बख्शी सर, जो हालात अभी बने हुए हैं, जिस तरीके से जीपीएस बंद करना, गाइडेड मिसाइलों को रोकने के लिए और एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट मोड पर रखना, इन सभी बातों को किस इंडिकेशन के तौर पर आप देखेंगे और किस तरीके से सावधान वहां के लोग रह सकते हैं? थैंक यू वेरी मच। माफ करना, मेरा साउंड सिस्टम खराब हो गया था जी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो अटैक हुआ है इजराइल के ऊपर, ये इसलिए अटैक की पूरी प्रिपरेशन ईरान ने पहले कर रखी थी, जैसे ईरान ने हमास को प्रिपेयर किया था। पूरी टनलिंग, पूरी सप्लाई, लॉजिस्टिक्स, ये भी अटैक पूरी जो उनके सपोर्टिंग कंट्रीज हैं which are supporting Iran, supporting Islam, और आप देखेंगे अगर लड़ाई बढ़ती है तो ये इस्लाम और नॉन इस्लाम के बीच में हो जाएगी। और इसीलिए इसकी पूरी की पूरी सावधानी बरतने के लिए चाइना को बताया गया है, टर्की से को कहा गया है कृपया बाहर रहिए। एक किस्म से ओब्लिक चेतावनी दी है। प्रिपरेशन जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। एयर डिफेंस वार्निंग सिस्टम्स तो अलर्ट हो चुके हैं और जीपीएस का जो ऑफ करना आपने कहा वो जरूर है, क्योंकि गाइडेंस सिस्टम मिसाइल की जीपीएस का इस्तेमाल करते हैं और भी एजेंसी जीपीएस का इस्तेमाल करती हैं। जीपीएस का जो इस्तेमाल है बहुत को डिनाई होगा, इसमें भी बहुत प्रॉब्लम आएंगी। और बात रही सिविल डिफेंस की पूरी तैयारी हो रही है। इजराइल को पता है कि सिविल डिफेंस क्या होता है। इजराइल ने अपनी पूरी की पूरी सिविल डिफेंस, उनकी वन ऑफ द टॉप मोस्ट सिविल डिफेंस है वर्ल्ड में, तो वो उन्होंने बंकर्स क्या हो, चाहे न्यूक्लियर शेल्टर्स हो, न्यूक्लियर मेडिसिनल स्टोरेज एरियाज हो, वो सारे के सारे इजराइल के टोटली रेडी हैं। अब बात है ईरान की। ईरान हमला कैसे करेगा? उसकी कोई फौज थोड़ी मार्चिंग करती आएगी, टैंक रोल करते आएंगे, किस किस कंट्री को क्रॉस करेंगे? ना वो होगा, उसकी शिपिंग नहीं पहुंच सकती वहां पर। उसके जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो शाह के टाइम के हैं, वो टॉम कैट F-14 इत्यादि जो आउट ऑफ डेट भी हो चुके हैं। ये नहीं कि वो फ्लाई नहीं कर सकते, पर उनकी रेंज देखिए, क्या उनके पास एयर टू एयर रिफ्यूलर इतने हैं कि उनको 1700 किलोमीटर वन वे आप उनको आना जाने का उनका प्रावधान करेंगे? ये सारी की सारी चीजें सिर्फ मिसाइल अटैक पे रहेंगी। और मिसाइल का वॉरेट क्या होता है? 1200-1400 किलोग्राम। इससे आप 2 बिल्डिंग या 3 बिल्डिंग गिरा सकते हैं। ये इरिटेंट रहेंगी, मिसाइल मारेंगी, 15-20 लोग मरते रहेंगे, 30-40 भी मरेंगे, पर उनके एरियल अटैक से किसी कंट्री की डिफीट नहीं हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने देख लिया, जब तक आर्मी जाके आगे नहीं बढ़ती या लैंडिंग क्राफ्ट आर्मी को ऑफलोड नहीं करते बीचेस पे, तब तक जीत नहीं होती। तो आप जितने भी एरियल अटैक कर लीजिए, और इजराइल का एयर डिफेंस बहुत तगड़ा है, वो एंटी मिसाइल डिफेंस बहुत तगड़ा है। तो आप मान के चलिए ये प्रॉब्लम को इजराइल फेस कर लेगा। और अमेरिका अपने वचन का पक्का है एज फार इजराइल इज कंसर्न। अगर इजराइल पे डायरेक्ट अटैक आते हैं और अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स वहां खड़े हुए हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि इजराइल इस युद्ध से पूरा भाग लेंगे इजराइल लड़ने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ईरान चाइना नहीं एंटर करेगा। हाँ। चाइना एंटर नहीं करेगा। आप देख लेंगे चाइना पूरी सप्लाई करेगा और सारी टेक्नोलॉजी चाइनीज है। तो ये भी देख लीजिए, चाइना साउथ चाइना सी में इसका फायदा उठाएगा। जो साउथ चाइना सी में दखल चल रहा है उसका इसका फायदा उठाएगा। जैसे
गाजा का टाइम भी उठाया था। अमेरिकी तो विदेश मंत्री लगातार इस कोशिश में तो हैं कि वो सऊदी अरब, चीन, तुर्की और कई ऐसे यूरोपीय देश हैं जिनसे कह रहे हैं लगातार इंटरफेयर कीजिए, इस युद्ध को रोकना है, ईरान को रोकना है। लेकिन यहाँ पर जो डिफेंस एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं कि चीन तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा, और अब जो अगर ये युद्ध की स्थिति होती है तो फिर कई चीज़ें इससे प्रभावित होने वाली हैं, सप्लाई चेन पर असर होता है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसा पीएम मोदी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहते हैं कि युद्ध से कभी किसी का भला नहीं होता है, इसीलिए युद्ध को सामने नहीं लाना चाहिए, युद्ध को टाला जाना चाहिए, युद्ध को नहीं छेड़ा जाना चाहिए। लेकिन जो जंग की आशंका है ये आखिर बनी क्यों है? ईरान और इजरायल के बीच में ये जो युद्ध की स्थिति है, ये हिजबुल्लाह, ईरान का करीबी, ईरान का सीरिया अटैक के बदले का ऐलान किया गया है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि इजरायल की जो आर्मी है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखी गई है और अमेरिका फौज भेज रहा है और आगे भी और फौज भेजे जाने की यहां पर चेतावनी दे दी है सीधे सीधे अमेरिका ने, जिस बात का जिक्र अभी अभी प्रफुल्ल बख्शी सर कर रहे थे कि अमेरिका वचन का पक्का है। अगर अमेरिका ये कह रहा है कि वो इजरायल को सपोर्ट करेगा और फौजी भेजेगा तो वो सीधे सीधे ऐसा करेगा। लेकिन जो युद्ध की स्थिति है, क्योंकि पहले तो लंबे वक्त से प्रॉक्सी वॉर चलती रही ईरान और इजरायल के बीच में, फिर इजरायल और फिलिस्तीन के बीच में जो हमास के खात्मे के लिए लगातार इजरायल ने आगे कदम बढ़ाए, उसको लेकर भी ईरान ने आपत्ति जताई। लेकिन अब जिस तरीके से ईरान ने इजरायल की तरफ, इजरायल ने ईरान की तरफ ये जो हमले किए हैं, उसके बाद बड़े युद्ध की चेतावनी जारी की गई है और अमेरिका बार बार इस कोशिश में है कि ये युद्ध की स्थिति टले, ये युद्ध ना छिड़े, और इसीलिए कई यूरोपीय देशों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें चीन है। और अब ये कहा गया है कि किसी तरह से ईरान से बात कीजिए और इस युद्ध को रोकिए। लेकिन क्या वाकई इन यूरोपीय देशों की समझाने पर ईरान समझ जाएगा, या फिर क्या युद्ध की स्थिति ये छिड़ेगी और फिर बर्बादी का मंजर चारों तरफ देखा जाएगा? मैं काम करती हूँ, तेजेंद्र पाल सर से पूछ लेती हूँ, जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है। पाल सर, जो सिचुएशन अभी है, क्योंकि जो सबसे पहली सिचुएशन हमने देखी अभी हाल फिलहाल के सालों में वो रूस यूक्रेन के बीच में देखी, ये माना जा रहा था यूक्रेन तो बहुत ज़्यादा छोटा है रूस के सामने और ये युद्ध शायद कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ख़त्म नहीं हुआ। जो व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं उनकी जिद के चलते भी, और साथ ही साथ जो यूक्रेन को बाकी देशों का सपोर्ट मिलता रहा, उसके दम पर भी अब ईरान और इजरायल में आप किस तरह की सिचुएशन को देख पा रहे हैं, भाप पा रहे हैं कि यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है या होगा? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। अगर सऊदी अरबिया ये कह दे कि मैं इजराइल को रिकॉग्निशन देने के लिए तैयार हूँ, तो इजराइल हमास के खिलाफ युद्ध खत्म कर सकता है। उसके बाद हूती भी शांत हो जाएंगे और ईरान भी कुछ हद तक लाइन पर आ जाएगा। ये तो एक बात हो गई। अब इसको इमेजिनरी कहिए या रियल कहिए, ये बात चल भी रही थी युद्ध होने से पहले। खैर, अब बात ये है कि जहां तक अपने लोगों को एडवाइजरी का सवाल है, वो अमेरिका ने भी दिए, फ्रांस ने भी दिए, इंडिया ने भी दिए, 12 और देश हैं जिन्होंने दिए। तो वो एडवाइजरी, जब भी कहीं युद्ध होता है तो एडवाइजरी दी जाती है, उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। खास बात यहाँ पे ये आती है कि जिस हिजबुल्लाह का डर दिखाया जा रहा है, हमास की कमर टूट चुकी है। जहां तक हूती का सवाल है, हूती की रेंज में इजराइल डायरेक्टली आता नहीं, और जो 2-4 लॉन्ग रेंज मिसाइल हूती ने दागी थी उन्हें इजराइल ने नष्ट कर दिया था। अब डर दिखाया जा रहा है कि ईरान हिजबुल्लाह के, मैं ये कहता हूं कि जब तक ड्रोन और मिसाइल की आंख मिचौली चल रही है तब तक तो नॉर्मल है, लेकिन अगर ट्रूप्स मूव करते हैं लेबनान में तो ये समझ लीजिए कि हालांकि इजराइल ये कहता था कि हिजबुल्लाह हमास से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है, लेकिन इजराइल उस हिजबुल्लाह को 10 गुना ज्यादा हरा देगा और बहुत जल्दी हरा देगा। कारण दो, पहला तो ये कि वहां हमास की तरह से डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन नहीं है, यानी कि इजराइल के टैंकों को मैन्यूवर करने का पूरा अवसर मिलेगा। और दूसरा ये, वहां पैलेस्टीनियन की तरह से हमास की शील्ड बनने के लिए भी लोग तैयार नहीं है, क्योंकि वहां क्रिश्चियन भी है, शिया भी है, सुन्नी भी है। लिहाजा हिजबुल्लाह कोई डेटरेंट इजराइल के लिए साबित होगा अगर ग्राउंड ऑपरेशन होते हैं, डाउटफुल है। तो फिर ईरान क्या कर सकता है? मुझे तो लगता है अलावा 1-2 एम्बेसीज के ऊपर हमला करने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। और अगर गुड सेंस प्रिवेल करती है तो अमेरिका का कहना मानेगा कि वो ना करे अटैक।
अगर अटैक किया तो अमेरिका साथ में है, विच ईरान रियलाइजेज, और अमेरिका साथ दे या ना दे। देखिए, अमेरिका ने यूं तो यूक्रेन का भी साथ दिया, लेकिन अमेरिका कभी पूरी तरह से साथ नहीं देता, वो हमेशा बीच में छोड़ देता है। अफगानिस्तान में यही किया, यूक्रेन में यही किया, लेकिन इजराइल में ऐसा नहीं करेगा। कारण ये कि अमेरिका ने ही इजराइल को 1948 में स्थापित किया था। किस लिए? इसलिए कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में जो ये तेल प्रोड्यूस करने वाली कंट्रीज है, यहाँ से उसका तालमेल बना रहे, उसका यहाँ पे आमदनी जारी रहे। लिहाजा इजराइल के खत्म होते ही अमेरिका मिडिल ईस्ट से बाहर हो जाएगा। तो इजराइल का साथ वो ईमानदारी से देगा, जबकि और जगह वो आपका अमेरिका आंकलन ये फर्स्ट कह की रहा है पॉलिसी कि के जवाब इजराइल देता है। का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है। रहिएगा आप सभी साथ में। ईरान ने जिस तरीके से युद्ध की चेतावनी जारी कर दी है और युद्ध का ऐलान कर दिया है, हमले की तैयारी में ईरान है और उसको लेकर बाकायदा प्लान तैयार किया गया और साझा भी किया गया है। और ईरान ये जानता है कि अगर हमला बोलता है तो इजराइल से किस तरीके का नुकसान ईरान को हो सकता है। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN का बड़ा दावा इस बीच सामने आ रहा है। ईरान के अंदर ड्रोन और मिसाइलों की तैनाती में तेजी आई है और इस तैनाती का मतलब ये है, तैनाती में तेजी का मतलब ये है कि युद्ध अब कभी भी छिड़ सकता है। ये जानते हुए कि बर्बादी इसमें होगी, ये जानते हुए कि तबाही इसमें होगी, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि जिस तरीके से हमारे दूतावास पर हमला हुआ है सीरिया में, उसे युद्ध ही माना जाएगा, उसे युद्ध का ऐलान ही माना जाएगा और युद्ध की शुरुआत ही मानी जाएगी। और उसी का जवाब देते हुए अब ईरान की ये तैयारी सामने आ रही है। यूके देवनाथ सर, ये जो युद्ध की स्थिति अभी बनी हुई है, इस युद्ध की स्थिति में अब जैसे अभी पाल सर ने कहा कि इसमें इजराइल ज्यादा मजबूत नजर आता है, हालांकि भारत अपने स्टैंड पर कायम रहता है और ये कहता है कि युद्ध को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। लेकिन इन दोनों में पलड़ा अगर इजराइल का भारी है, भारत का रुख क्या रहना चाहिए, भारत का स्टैंड क्या रहना चाहिए? भारत की एम्बेसी जो है वो दोनों ही के साथ संपर्क में है। हमारी जो एम्बेसी इजराइल में है तेल अवीव में, और हमारी जो एम्बेसी ईरान में है, दोनों के साथ ही हमारे जो राजनयिक वहां पर हैं वो क्रमशः ही उनको समझा रहे हैं कि फिलहाल आपस में उलझना सही नहीं होगा। भारत का इसमें इंटरेस्ट ये है, हमें याद रखना पड़ेगा कि हम ईरान के साथ बहुत अच्छा मित्रतापूर्व संबंध रखना चाहते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर हम ईरान से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल का आयात करते हैं। तो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, भारत के साथ अमेरिका ने दबाव भी डाला कि हमें ईरान से तेल नहीं लाना चाहिए। ये तो चलता रहता है, लेकिन भारत जो है स्ट्रेटेजिक रीजन से ईरान के साथ एक हेल्दी रिलेशन हमेशा मेंटेन करना चाहता है। हमारे बड़े तादाद में इंडिया से वर्कर्स ईरान में काम करते हैं, हमारे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट ईरान में काम कर रहे हैं। हमारी जो ईरान के जितने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर भारतीय कंपनियों ने निवेश भी किया हुआ है। तो किसी भी हालत में भारत नहीं चाहता कि ये युद्ध सीधा सीधा इजराइल और ईरान के बीच में डेवलप हो जाए, लेकिन शायद ये नहीं होगा। मैं बताता हूं कारण। ईरान को भी मालूम है, अयातुल्लाह खमेनी को मालूम है कि उन्होंने अगर 100 ड्रोन लॉन्च कर दिए इजराइल की तरफ, उनमें से इक्का दुक्का इजराइल में जाके कुछ छोटा सा बम गिरा देंगे, 250 किलो 500 किलो का बम गिर जाएगा वहां पर। अगर ईरान ने कुछ लॉन्ग रेंज रॉकेट मार भी दिए इजराइल के ऊपर, उससे इजराइल को कुछ नहीं होगा। 1000 किलो का या 1500 किलो का वारहेड हाई एक्सप्लोसिव धमाका होगा, बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। लेकिन जो रिटालिएटरी जो स्ट्राइक होगी इजराइल एयरफोर्स से, वो ईरान के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ईरान के बंदरगाह जितने हैं, पोर्ट्स, हार्बर्स, ईरान के जो हवाई अड्डे हैं, एयरपोर्ट्स, ईरान के जो न्यूक्लियर पावर फैसिलिटीज हैं, और सबसे बड़ी बात है ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर